नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। चलिए, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा साइंस से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 10.1 के अंतर्गत पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सभी जुड़ जाइए, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं विद्युत धारा क्या होती है। किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा जो है कहते हैं। ठीक है, कोई भी चालक है, कोई भी कंडक्टर है, में एक निश्चित समय में या कुछ समय में या समय के सापेक्ष जो है आवेश की जो है प्रवाह होती है, तो इसी आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है कहलाती है। ठीक है, धनात्मक यदि आवेश है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा जो है मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय यानी 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे भी बोली गई है कि अगर अगर हम किसी भी चालक में, किसी भी कंडक्टर में एकांक समय में जो भी आवेश का परिमाण प्रवाहित होता है, इसी आवेश के परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट जो है हम कहते हैं। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, ये एम्पीयर होता है, जिसे हम अमीटर के द्वारा जो है मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है? इसका जो मात्रक होता है विद्युत धारा का, ये एम्पीयर होता है और इस एम्पीयर को, इस विद्युत धारा को मापने के लिए हम कौन से डिवाइस का उपयोग करते हैं, अमीटर का जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ से अ, अगर हम यहाँ से करंट बराबर अगर हम यहाँ से करंट बराबर देखें, विद्युत धारा बराबर देखें, तो जितना भी आवेश उस चालक में प्रवाहित हो रहा है, यानी Q का मान बटे जितने समय के लिए प्रवाहित हो रहा है, यानी T का मान, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसको हम I से डिनोट करते हैं, तो I बराबर हो जाएगा आवेश बटे समय अंतराल। आवेश बटे समय अंतराल हो जाएगा हमारा। चलिए आगे आगे समझते हैं। ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। ठीक है, जो भी ठोस चालक रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत धारा को ट्रांसमिशन करते हैं, और जो द्रव रहेंगे वो आयंस के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करते हैं। चलेंगे आगे समझते हैं आवेश कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चार्जेस की क्या क्या टाइप्स होती है, आवेश के क्या क्या प्रकार होती है। तो सबसे पहले हम आवेश को जान लेते हैं। जब दो वस्तुओं के मध्य घर्षण होता है, तो उन दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण में जो है आवेश उत्पन्न होता है, परंतु उनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होती है। कि इनमें एक वस्तु का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्जेस होता है, जबकि दूसरे वस्तु का आवेश जो होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर समान आवेश हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा अगर किसी भी दो वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न होगी, है ना, अगर अगर यहाँ पे दो वस्तु, ठीक है, अगर यहाँ पे दो वस्तु इस तरीके से रखे हैं, बीच में जो है घर्षण उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे हमेशा दो आवेश हमको देखने को मिलेगी, प्रकृति के अनुरूप, है ना, उनकी प्रकृति के अनुरूप हमको आवेश देखने को मिलेगी। एक वस्तु का आवेश ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और दूसरी वस्तु का आवेश जो है धनात्मक रहेगा। ठीक है, और अगर अगर एक वस्तु जो है धनात्मक आवेश है और दूसरी वस्तु अगर ऋणात्मक आवेश है, तब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे में आकर्षण का गुण रहेगा। और अगर दोनों आवेश समान हैं, ठीक है, या माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश अगर रहेगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित जो है करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने विद्युत आवेशों से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार दो आवेश अगर हमारे पास है Q1 और Q2, अगर इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है, तो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके मध्य के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
दो आवेश कुछ इस तरीके से हैं जो एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। इसको मान लेते हैं Q1 आवेश और इसको मान लेते हैं Q2 आवेश। ठीक है, ये रखे हुए हैं R दूरी पर। ठीक है, ये रखे हुए हैं R दूरी पर। तो अगर Q1 और Q2 के मध्य जो है कोई भी एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इस बल को नाम दिया गया है F। इस बल को नाम दिया गया है F। तो ये जो बल होता है, ये जो बल होता है, ये सबसे पहले क्या होता है, ये जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये जो बल होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच की दूरी यानी R के वर्ग के कैसे होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो कंडीशंस बताया, इन्हीं को हम कूलाम का नियम जो है कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गया और ये दूसरा कंडीशन। अगर अगर यहाँ से हम समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, इन दोनों समीकरण इन दोनों समीकरण को यदि हम देखें और यदि इसमें हम समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं, या समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं, समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा F बराबर, समानुपाती हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K ले लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारे पास प्राप्त होता है। यहाँ पे ये जो K होता है, ये जो नियतांक होता है, ठीक है, ये जो नियतांक होता है इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका यूनिट हम लेते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर इसका जो है मेजरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए। तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है चालक, अतिचालक, अर्धचालक के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, चालक क्या होती है, धातुओं में अपेक्षाकृत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना भाई। कोई भी धातु होंगे, कोई भी कंडक्टर, अगर हम कोई भी कंडक्टर ले रहे हैं तो उसमें क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है ज़्यादा होती है और यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसमें धारा प्रवाह का कारण होते हैं, है ना भाई। तो इसमें जो है कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तथा इनमें विद्युत चालन क्या होता है, संभव होता है। ये पदार्थ जो है चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। इन्हें आवेश देने पर तुरंत संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाते हैं। जैसे चांदी जो है सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है ना। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, वो क्या होती है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। ठीक है, दूसरा आता है अतिचालक। अतिचालक में क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायक की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ड म्यू से जो है डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये किसी भी चुंबक की पारगम्यता है, पारगम्यता को हम म्यू से डिनोट करते हैं उस चुंबक की। तो अगर पूर्ण अतिचालक रहेगा तो पूर्ण अतिचालक की कंडीशन में उसकी पारगम्यता क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। अतिचालक की अवस्था में धातुओं का जो तापमान है वो 0 डिग्री से 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग जो है बराबर रहता है। वायुमंडलीय दाब अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप 133 केल्विन होता है। अधिकतम ताप वाला अतिचालक एक सिरेमिक पदार्थ है जिसमें अ, देखो ये जो अतिचालक है इसमें कौन कौन से पदार्थ जो है आते हैं, मरकरी आता है, बेरियम आता है, कैल्शियम आता है, कॉपर आता है, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी चीजें इसमें क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है, तो अतिचालक क्या करता है, अतिचालक क्या करता है, विद्युत का प्रवाह तो करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में विद्युत का प्रवाह जो है इसमें होता है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अचालक या विद्युत रोधी। अचालक या विद्युत रोधी में क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अचालक या कुचालक कहलाते हैं। ये विद्युत रोधी होते हैं, है ना। इसमें विद्युत का चालन संभव नहीं होता। कुचालक या अचालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम होती है जिस वजह से ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन, विद्युत का ट्रांसमिशन जो है ये नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं अपन लकड़ी, रबड़, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं।
है, विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न तो बहुत अधिक होता है और न ही बहुत कम होता है, ये क्या कहलाते हैं, अर्धचालक जो है कहलाते हैं। आधे चालक होते हैं ये जो है विद्युत का प्रवाह भी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्रवाह करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सारे जो है अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इनमें साधारण ताप और निम्न ताप पर विद्युत चालन संभव नहीं है, लेकिन उच्च ताप पर विद्युत चालन संभव हो जाता है। का अर्धचालक का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये अगर इनका जो ताप है वो साधारण रहेगा या निम्न ताप रहेगा, तब इसमें विद्युत का चालन जो है नहीं होता। लेकिन अगर हम उच्च ताप जो है इसको देते हैं, तो उस कंडीशन में विद्युत का चालन क्या होता है, होने लगता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है, जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटाने पर घटती है। ठीक है, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता जो है शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है अनंत हो जाता है। ठीक है, जैसे जलता हुआ कोयला में जर्मनी तत्व निकाले जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जो है होता है। तो ये हो गया हमारा अर्धचालक, चालक और कुचालक। ठीक है, तो ये तीनों आपके सिलेबस में मेंशन थे, तो तीनों के बारे में अपन डिस्कस कर लिए। बाकी अर्धचालक के बारे में और डीपली से अपन डिस्कस करेंगे बाद में। एन टाइप, पी टाइप, सी टाइप, है ना, ये सारे के सारे अर्धचालक के बारे में अपन एक जो है उसका क्लास रखेंगे, उसमें जो है अपन डिस्कस करेंगे। चलिए आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या होती है, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह स्थान जहां पर जहां वह किसी अन्य वस्तु से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है, उस क्षेत्र को, उस, है ना, उस वस्तु का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है कहते हैं। ठीक है? आवेशित रहेगी, है ना, इस तरीके से आवेशित रहेगी, और इस आवेशित में अगर कोई भी वस्तु रखा हुआ है जो कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कहलाती है, और इसे जो है अपन कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, अगर कोई बिंदु वहां पे रखा हुआ है ना, अगर वो धनावेश पर कार्य कर रहा है, तो अगर धनावेश पर कार्य करते हुए किसी भी प्रकार के आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को जो है अगर वो महसूस करता है उस क्षेत्र में, तो वह क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। यह क्या है, एक सदिश राशि होता है, का मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम जो है होता है। ई बराबर होता है हमारा एफ कार्यरत बल अपॉन क्यू जीरो एकांक आवेश। ठीक है, ई बराबर होता है कार्यरत बल बटे एकांक आवेश। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए धनात्मक कार्य को दो बिंदुओं के मध्य क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के मध्य जो है अ, विभवों में अंतर होता है। ठीक है, एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं किसी भी आवेश को, तो उसके लिए जो भी कार्य करना पड़ता है, जो भी उसके बीच में डिफरेंसेस आती है, उनको हम कहते हैं विभवांतर। यह भी क्या है, यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है, जिसको अपन जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन करने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो बिंदुओं के मध्य के बीच जो अंतर होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ पे अमीटर, है ना, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम देख लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट के बारे में। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, यदि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एक निश्चित समय अवधि के पश्चात परिवर्तित होती रहती है, अर्थात एक दिशा में शून्य से अधिकतम तथा दूसरी दिशा में अधिकतम से शून्य के चक्र में कार्य करे, तो तब हम इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, पहले इस तरीके से शून्य से अधिकतम हो जाएगी, उसके बाद फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, उसके बाद फिर से अधिकतम से क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर करंट का फ्लो होता है,
तब हम ऐसे करंट को कहते हैं, ऐसे धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है? एक निश्चित अवधि के पश्चात ये क्या होती है, परिवर्तित होते रहती है। ठीक है? शून्य से अधिकतम जाएगी, उसके बाद अधिकतम से फिर शून्य की तरफ जाती है। इस तरीके से पूरे एक चक्र में कार्य करती है, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट जो है हम कहते हैं। जो भी प्रायः विद्युत संयंत्र होते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत धारा का जो है उत्पादन किया जाता है ना? जो भी पावर प्लांट्स आप लोग देखे होंगे जहाँ से विद्युत जनरेट होती है, तो वो सारे के सारे जो विद्युत जनरेट होती है, वो किस तरीके से होती है, किस फॉर्म में होती है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट के फॉर्म में जो है उत्पादन किया जाता है। दूसरा समझते हैं दिष्ट धारा, जिसको अपन डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, दिष्ट धारा जो है कहलाती है। ठीक है? ये इस तरीके से सीधी लाइन में जाएगी। इसमें जो है समय के साथ, है ना, का परिमाण और दिशा जो है चेंजेस नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। इस धारा को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे बैटरी है, सेल है ना? डायनेमो है, इन सभी में जो प्रवाहित धारा होती है, वो सभी धारा कैसे होती है? डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा जो है होती है। ठीक है? इसके बाद समझते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी वस्तु, है ना, कोई भी किसी भी विद्युत ऊर्जा उत्पादन यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है ना? कोई भी विद्युत उत्पादक यंत्र है, ठीक है, कोई भी विद्युत उत्पादक यंत्र है, तो उसमें एक ऐसा फोर्स लगता है, एक ऐसा बल लगता है, जिस वजह से चालक क्या करते हैं, है ना, कोई भी चालक है या कोई भी परिपथ है, उसमें विद्युत का, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जिस, है ना, उसी बल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या उसी बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल जो है कहते हैं। इसका भी जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है? यदि किसी परिपथ में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट का होता है। ठीक है? यहाँ पे कुछ सेल के नाम और उनके विद्युत वाहक बल के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे वोल्टी या डेनियल सेल है, तो इसमें विद्युत वाहक बल जो है 1.08 होता है। शुष्क सेलों में, लेक्लांसी सेलों में 1.5 होता है। सीसा संचायक सेल में 2 होता है और 6 सेल वाली बैटरी कार में 1.05 जो है विद्युत वाहक बल होता है। ध्यान रखेंगे, कुछ देगा आपके ऑप्शन में, शुष्क सेलों में विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है ना? वोल्टी सेल में, डेनियल सेल में कितना होता है, तो ये आपको याद रखनी है, ये आपको समझनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद्युत विभव के बारे में जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम समझ लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विद्युत विभव कहलाता है। यदि किसी एक परीक्षण आवेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं, है ना? तो लाने में प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध अगर हमको कार्य करना पड़े, तब विद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा। तो याद रखेंगे, विभव, विद्युत विभव बराबर होता है हमारा, अभी हम कार्य करते हैं, ठीक है, जितना भी हम एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में कार्य करते हैं, और जितनी आवेश की मात्रा को हम लाते हैं, वो क्या कहलाती है, उसका जो अनुपात है वो कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव भी क्या है, एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होता है। के मापन के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य मान करके किया जाता है। यह पृथ्वी एक विशाल चालक है, इसलिए इससे आवेश लेने पर अथवा इसे अल्प मात्रा में आवेश देने पर इसके विभव में कोई भी प्रकार की चेंजेस जो है नहीं होती, कोई भी प्रकार का अंतर नहीं होता, अर्थात पृथ्वी का जो विभव है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है ना भाई? पृथ्वी क्या है, एक विशाल चालक है, विशाल कंडक्टर है, इसमें आप कितना भी विद्युत धारा जो है प्रवाहित कर लें, इसके विभवांतर में, इसके विभव में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है? इसलिए जो है पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है, शून्य जो है माना जाता है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव में क्या होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो है समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य जो है 90 अंश का कोण होता है ना? एक एक क्या रहेगा, एक कंडक्टर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ रहेगा, उसमें सभी पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट्स पर जो विद्युत विभव रहता है उसका मान कैसे रहता है, समान रहता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है? हर एक पॉइंट पे जो है समान रहता है, तो ऐसे पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं।
और इनमें जो समविभव पृष्ठ होता है और जो भी बल रेखाएं यहाँ से गुजरती है उनके मध्य जो है 90 अंश का कोण बनता है हमेशा। चलिए ये हो गया समविभव पृष्ठ के बारे में। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या होता है? किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा को विद्युत धारिता कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या इसका मात्रक जो है फैराड हम लेते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। तो यदि किसी चालक में हम Q कूलाम आवेश दे रहे हैं और उसके विभव में V वोल्ट की वृद्धि अगर हो रही है, ठीक है, तो नियतांक C को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो विद्युत धारिता C बराबर हो जाएगा हमारा आवेश बटे विभव। ठीक है, आवेश बटे विभव। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, जाएगा आवेश बटे विभव। चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हो सकते हैं? चालक की धारिता उसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। यदि सतह का क्षेत्रफल कम है अथवा अधिक है तो विद्युत धारिता भी कम अथवा अधिक होती है। ठीक है, अगर अगर चालक की जो क्षेत्र है, सतह का क्षेत्रफल है, वो अगर ज़्यादा है तो विद्युत धारिता भी ज़्यादा होगी, अगर कम है तो कम होगी। यदि चालक के वातावरण का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो उसकी विद्युत धारिता कम होती है। ठीक है, निर्वात पर ही भी ये डिपेंड करता है। अगर वायु या निर्वात है तो उस कंडीशन में विद्युत धारिता कम होती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ जिसको अपन कहते हैं, ने बताया था ओम का नियम। जर्मनी भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध को दर्शाने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया था, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। क्या होता है? किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में अगर कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर भी के क्या होता है? समानुपाती होता है। आई समानुपाती भी। ठीक है, यही क्या होता है? ओम का नियम है कि अगर किसी भी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार की परिवर्तन न हो, तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है आई, ठीक है, उसमें जो प्रवाहित धारा होती है आई, ठीक है, उसमें उत्पन्न विभवांतर, उनके सिरों के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उनके क्या होता है? उनके जो है समानुपाती होता है। इसे ही हम ओम का नियम जो है कहते हैं। ओम के नियम के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई समानुपाती वी। ठीक है, आई समानुपाती वी। अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आती है आर इंटू वी। सॉरी, एक मिनट है, ये हो जाएगा उल्टा, मैं इसको लिख लिया। वी समानुपाती आर इसको अपन कहते हैं। ठीक है, वी समानुपाती आई इसको अपन कहते हैं। तो अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगती है आर इंटू आई। यहाँ पे ये जो आर है इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा का प्रतिरोध जो है हम कहते हैं। यदि हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है? वी अपॉन आई हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला है दोस्तों, आर बराबर वी अपॉन आई या वी बराबर आर इंटू आई। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस यहाँ से बनते हैं। प्रतिरोध का मान अगर हम दोगुना कर दें तो विद्युत धारा का मान आधा हो जाता है, देख लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध का मान अगर हम दो गुना कर देते हैं तो विद्युत धारा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। अब समझते हैं ये जो आर होता है प्रतिरोध, ये क्या होता है? किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जो परिपथ में विद्युत धारा के बहने का विरोध करता है ना। इसको हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और इसको हम कुछ इस तरीके से जो है इसको दर्शाते हैं। ओम का ये सूचक होता है। और ये कैसे होती है? जो प्रतिरोध होती है ये अदिश राशि है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। प्रतिरोध बराबर हो जाता है विभवांतर भी अपॉन विद्युत धारा आर। चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर अगर हम आरोपित कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर आप जो है आरोपित करते हैं तो अगर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? 1 ओम का होता है। यदि चालक का प्रतिरोध आधा हो जाए तो विद्युत धारा का मान जो है 2 गुना हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया ओम का महत्वपूर्ण नियम। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो है चर्चा करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ
अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू भी अपन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सिटी जॉब एजुकेशन देखते रहिए। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।